नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे प्रदेश के खास मुद्दों को लेकर। प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। अपनी ही चर्चाओं में रहने वाली गदरपुर से भाजपा के विधायक अरविंद पांडे के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल कथित पत्र ने उत्तराखंड की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। पत्र में विधायक ने उत्पीड़न और अनदेखी का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पत्र का हवाला देकर सरकार पर हमला बोला। उनके द्वारा कहा गया कि जब सत्ताधारी दल के विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का भला क्या होगा। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सोशल मीडिया पर इन दिनों अरविंद पांडे के नाम से जुड़ा एक पत्र वायरल हो रहा है। गणेश गोदियाल ने इस पत्र को आधार बनाते हुए धामी सरकार पर तीखा हमला बोला। गणेश गोदियाल ने कहा कि पिछले 3 सालों से राज्यपाल से एक महत्वपूर्ण विषय के संबंध में समय मांगा जा रहा है, पर राज्यपाल राजनीति से प्रेरित होकर समय नहीं दे पा रही हैं। तभी यह महत्वपूर्ण विषय मीडिया के समक्ष सरकार तक पहुंचाया जा रहा है। इस पत्र में अरविंद पांडे ने जिस व्यक्ति को ये पत्र संबोधित किया है उसको काले रंग से मिटा दिया गया है। जिन शब्दों का उपयोग किया गया है वो बता रहा है कि पत्र किसे संबोधित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पत्र में इतनी गंभीर बातें कही गई हैं जिनकी न्यायिक जांच देखरेख में कराना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि पत्र में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 4 सालों से उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मुख्यमंत्री की शय पर 13 मार्च 2025 को बाजपुर थाने में फर्जी मुकदमा भी दर्ज कराया गया। दोबारा 20 जनवरी 2026 को अरविंद पांडे पर दबाव बनाने के लिए उनके परिवार पर जमीन कब्जाने का झूठा मुकदमा भी दर्ज कराया गया। वहीं भाजपा ने पत्र को फर्जी और विपक्ष की साजिश बताया है। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस को हताशा में फर्जी पत्रों से सरकार की छवि खराब करने की बात कही, जो कांग्रेस का केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। कुल मिलाकर अपनी ही सरकार के विधायक की इस लेटर बम ने राजनीति में एक बार फिर से बड़ी हलचल पैदा कर दी है। आज इसी को लेकर हम करेंगे विस्तार से चर्चा खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड की धामी सरकार पर सवाल उठाए हैं। गदरपुर से भाजपा विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की ओर से लिखे गए पत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों अरविंद पांडे के नाम से जुड़ा एक पत्र वायरल हो रहा है। गणेश गोदियाल ने इस पत्र को आधार बनाते हुए धामी सरकार पर हमला बोला है। वहीं भाजपा ने पत्र को फर्जी और विपक्ष की साजिश बताया। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि विधायक अरविंद पांडे ने संगठन को ऐसा कोई पत्र नहीं दिया और न ही शिकायत का कोई आधिकारिक संज्ञान है। दीप्ति रावत के अनुसार ये पत्र पूरी तरह फर्जी है और विधायक अरविंद पांडे ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है। प्रदेश महामंत्री ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हताशा में फर्जी पत्रों से सरकार की छवि खराब कर रही है, जो कांग्रेस का केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। तमाम मीडिया जगत में, सोशल मीडिया जगत में अरविंद पांडे विधायक गदरपुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका एक पत्र घूम रहा है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं समझता हूं कि मैंने ये मांग की है कि इस पत्र की वास्तविकता की एक एसआईटी गठित करके जांच होनी चाहिए और इस पत्र में जो आरोप लगे हैं इन आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। हजारों लाखों लोगों के खून पसीने से बना उत्तराखंड, तमाम लोगों की शहादत से बना ये उत्तराखंड सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता कि सत्ता में बैठे हुए लोग इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल होकर किसी के जीवन के लिए धोखा पैदा करेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद पांडे जी हमारे सम्मानित विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो इस पत्र का अगर कोई संज्ञान था तो वो हमारे पास आना चाहिए था। तो पार्टी के पास तो न ये पत्र आया है, ना हमारी ऑफिशियल मेल पे आया है, ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को आया है। तो एक बार, क्योंकि ये कांग्रेस के अध्यक्ष जी द्वारा ये मिला है हमें, मतलब जानने को मिला है, आप लोगों ने ही हमें दिखाया ये पत्र, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अध्यक्ष जी इस पर पहले संज्ञान लेंगे, पहले विधायक जी से चर्चा करेंगे कि इसमें कितनी सत्यता है। तो अगर कुछ बात है तो उसके बाद कुछ तय किया जाएगा कि क्या होगा।
प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में उनके ही विधायक सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? वायरल पत्र ने एक बार फिर राजनीति में हलचल तेज कर दी है। अरविंद पांडे ने जिस व्यक्ति को ये पत्र संबोधित किया है उसको काले रंग से मिटा दिया गया है। जिन शब्दों का उपयोग किया गया है वो बता रहा है कि ये पत्र किसे संबोधित किया गया है। साथ ही इस पत्र में इतनी गंभीर बातें कही गई जिनकी जांच न्यायिक देखरेख में कराना बेहद जरूरी है, ऐसा कांग्रेस का मानना है। वहीं भाजपा ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए इस पत्र को कांग्रेस की चाल बताया और मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश बताया। सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जो पत्र कांग्रेस ने प्रेस वार्ता के माध्यम से सार्वजनिक किया है, उस पत्र में बीजेपी को छानबीन करना चाहिए कि वास्तव में वो पत्र अरविंद पांडे की तरफ से आया ही नहीं आया। अगर वो पत्र उनका नहीं आया है, वो अगर उसको फर्जी बता रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें निस्संदेह जो पूर्व शिक्षा मंत्री हमारे ये थे, ये भी फर्जी ही लग रहे हैं मुझे। नहीं तो बीजेपी उनके पत्र को फर्जी नहीं कह सकती। और वास्तव में अगर जांच करने के बाद अगर ये पत्र फर्जी होता तो तब जाकर के ये कांग्रेस को घेरती। लेकिन बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं होते, विकास के उनके कोई अपने मुद्दे नहीं है। कोई फर्जी पत्र नहीं दिखाया और माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने ये कहा है कि हम ये, क्योंकि उसमें इतने गंभीर आरोप हैं, ये गैंगस्टर जिसके ऊपर 2-2 हत्याओं का मुकदमा चल रहा है, 8 साल जो जेल की सजा जो है बिता कर आया है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, वो प्रेस वार्ता करता है आपके ही विधायक के खिलाफ और उनको धमकाने की षड्यंत्र करता है, उनके निष्कासन की घोषणा करता है और उसके पुत्र को आपने राज्य मंत्री बनाने का कार्य किया है। प्लस दूसरे पत्र में वो कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है। पुष्कर सिंह धामी जी षड्यंत्र करके उनकी छवि को बिगाड़ रहे हैं, उनके परिवार वालों को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं झूठे केस में। तो हम तो ये चाहते हैं, इतने बड़े बड़े आरोप है और विधायक महोदय के सिग्नेचर है, उन्हीं का लेटर पैड है। तुमसे कह दूं कि किसी प्रकार की कोई चिट्ठी अरविंद जी की नहीं है, और अगर ऐसी कोई चिट्ठी उनके द्वारा है तो वो स्वयं अपने आप को अपनी स्थिति को से आप सबको अवगत कराएंगे। अभी तक मेरे पास जो जानकारी है, ऐसी कोई चिट्ठी फर्जी चिट्ठी के माध्यम से इस प्रकार के प्रेस करने का काम किया है। तो एफआईआर करवा दीजिए अरविंद पांडे जी से। वो करेंगे, जिनकी चिट्ठी है, जिनके नाम, जिनके को अपमानित करने का काम किया गया है, वो इस काम को भी करेंगे, उनको सुझाव देंगे। खेलते रहेंगे आप लोग, अब तो चुनाव नजदीक आ रहे हैं। देखिए भैया, पहली बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, आए दिन फजिया तो सुनिए, मैं पहली बात स्पष्ट कर देता हूँ। हर व्यक्ति को अनुशासन दायरे में रहने के लिए पार्टी कहती है। अनुशासन सबके लिए समान है। कहीं किसी प्रकार का विषय आता तो मैं उसको संज्ञान लेता हूँ, मैं स्वयं इस सब विषय में चर्चा करता हूँ, और कम से कम उत्तराखंड के नाम किसी को भी अनुशासन हिंसा के दायरे में आने का छूट देने वाले नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में काशीपुर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रशिक्षण वर्ग की कार्य योजना बैठक उस समय चर्चा का केंद्र बन गई, जब पूर्व शिक्षा मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने मीडिया के सामने एक बेहद भावुक और चौंकाने वाला बयान दे दिया। उनके इस बयान ने न केवल बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं को हैरान किया, बल्कि पूरे प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। दरअसल हाल ही में अरविंद पांडे के पुत्र अतुल पांडे पर जमीन को कथित रूप से धोखाधड़ी के जरिए हड़पने के गंभीर आरोप लगे हैं। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अरविंद पांडे ने खुद सामने आकर पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब तक उनके और उनके परिवार पर इस तरह के आरोप लगे हुए हैं, तब तक वो खुद को अपराधी मानते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनके दामन पर लगे इन आरोपों का सच सामने आना बेहद जरूरी है। अरविंद पांडे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि इस पूरे मामले की जांच आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से कराई जाए। साथ ही किसी भी प्रकार की जांच के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है और पीछे हटने वाले नहीं है। वहीं अब विपक्ष के हाथ लगे और वायरल लेटर बम ने कई सवालों और भाजपा पर लगे आरोप के अनुसार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। बहरहाल देखना होगा क्या इस मामले पर सरकार कोई उच्च स्तर की जांच करेगी या विपक्ष ऐसे ही भाजपा सरकार को अपने सवालों में घेरता रहेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। आशीष सैनी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, दीपक रावत, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, अरुण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। थोड़ी ही देर में बीजेपी से भी हमारे साथ में हमारे प्रवक्ता जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज अरुण शर्मा जी के साथ करना चाहेंगे। अरुण जी, बीजेपी से मैं चाहती थी पहला सवाल, लेकिन अभी जुड़ नहीं पाए बीजेपी के प्रवक्ता। अभी हम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हम कल भी 27 के आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा कर रहे थे, तो ये बात निकल कर आई कि भाई जो समस्या अब तक कांग्रेस के पाले में हुआ करती थी वो बीजेपी के साथ भी जुड़ चुकी है। अंतरकलह है, कांग्रेस ने उसका बहुत बड़ा नुकसान बहुत सारे चुनावों में उठाया और नतीजा हम सबके सामने है, कम से कम उत्तराखंड में तो खास तौर पर।
लेकिन अब बीजेपी के हिस्से में भी वो समस्या का आगमन हो चुका है। अंतर कलह कि अब तक सिर्फ बातें थी, अब तस्वीरें हैं, पत्र हैं, हम सबके सामने हैं, जिसे भले ही नकारा जा रहा हो, पूरी तरीके से स्वीकार ना किया गया हो, लेकिन सच क्या है? गरिमा, देखिए, एक पत्र की बात हुई है, लेकिन ये भी सही है कि अरविंद पांडे ने अब तक इस पत्र को लेकर कोई बयान नहीं दिया। और ये मौका इस पत्र के माध्यम से कांग्रेस को बीजेपी पे वार करने का मिल गया। सामान्य सी बात है, राजनीति चीजें होती है, और चूंकि ये चुनावी वर्ष है तो इसमें छोटी छोटी चीजें भी बड़े स्तर पे आपको देखने को मिलेंगी। और वही बात है, एक पत्र लिखा गया, किसे लिखा गया वो केवल ये कहा जा रहा है कि उसकी भाषा से पता लग रहा है कि किसे लिखा गया, लेकिन आमतौर पे ये लग रहा है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा हुआ पत्र है। और उसमें क्योंकि देखिए, प्रदेश अध्यक्ष को लिखे हुए पत्र पे कोई विधायक मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप नहीं लगाएगा। तो अगर आरोप लगाए हैं तो वो या तो आप देख लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा होगा, या राष्ट्रीय जो भी राष्ट्रीय पदाधिकारी होगा, जो जिम्मेदार होगा, उसे ही लिखा होगा। और दूसरी चीज ये है कि अरविंद पांडे बहुत दिन से परेशान है। वो तभी से परेशान है जब से उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया गया। यानी त्रिवेंद्र सरकार के जाने के बाद अरविंद पांडे हट गए थे, और उसके बाद चाहे तीरथ की सरकार हो, चाहे धामी जी की सरकार हो, उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं रखा गया। उसके बावजूद कि वो 4 बार के लगातार विधायक और अपने क्षेत्र के कद्दावर नेता है। हालांकि वो उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है, रहने वाले वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी में और उनके इलाके में उनको दबंग विधायक माना जाता है। पहलवानी का शौक है तो वो उनके जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी झलकता है कि ये व्यक्ति सुबह शाम वर्जिश करता है, कसरत पर ध्यान देता है। इसी तरह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी वो लगातार सक्रिय रहते हैं। लेकिन पिछले लंबे समय से पार्टी के अंदर वो उपेक्षा का शिकार है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति लगातार मंत्री रहा हो, शिक्षा मंत्रालय जैसा विभाग संभाल रहा हो, अगर उसको एकदम से पैदल कर दिया जाए, जैसे कई मंत्री हुए थे, तो निश्चित तौर पर नाराज होना लाजमी है। लेकिन उस नाराजगी के बाद उनके परिवार के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है लंबे समय से, कि उनकी वो जमीन को लेकर विवाद हो गया, उन्होंने खुद प्रशासन से कहा कि इसको हटा दे, हटवाया भी गया। एक जगह जहां अतिक्रमण का आरोप लगा था वो हटवा दिया गया। उसके बाद उनके लड़के के ऊपर मुकदमा कर दिया गया, वो केवल इसलिए कि वो जमीन का मामला था वो भी। तो देखिए, वो कहीं ना कहीं अरविंद पांडे लगातार इन चीजों से अपने को उपेक्षित पा रहे हैं पार्टी के अंदर भी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये लेटर जो है, मुझे नहीं लगता कि ये अरविंद पांडे ने लिखा होगा, लेकिन अरविंद पांडे के नाम से अगर जारी किया गया है तो ये गंभीर मामला है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। ठीक है कि अरविंद पांडे के नाम से इतने संगीन आरोप लगा देना नेतृत्व के खिलाफ। लेकिन आपने सारी बातें कही अरुण जी, आपने सारी बातें कही, लेकिन आपके जवाब की शुरुआत ही उससे थी कि अब तक अरविंद पांडे की कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है या कुछ भी स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन नकारा भी तो नहीं गया अरविंद पांडे की ओर से। क्या हम ये मान लें कि इतनी हल्की हरकत विपक्ष से उम्मीद की जाएगी कि किसी और के नाम से जारी पत्र, क्या कह रहा है घटनाक्रम, क्या आपको प्राथमिक तौर पर बता रहा है? नकली पत्र हो सकता है, अरविंद पांडे की ओर से नहीं हो सकता क्या? देखिए, 2 चीजें हैं गरिमा, अगर इसमें ध्यान दें। पहली बात तो ये है कि अरविंद पांडे ने इस पत्र के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न नकारात्मक न सकारात्मक। तो इसलिए ये मामला निश्चित तौर पर उलझन वाला है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अरविंद पांडे जैसे सीनियर नेता से इस तरह के पत्र के लिखने की उम्मीद नहीं की जाती। और चूंकि ये पत्र उनकी तरफ से जारी किया बताया गया है, जो सोशल मीडिया में आया है, तो ये गंभीर मामला है। इसमें तो अरविंद पांडे को मुझे लगता है 2 चीजें करनी चाहिए। या तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये पत्र उनकी द्वारा लिखा गया,
या इस पे जांच की मांग करनी चाहिए कि ये उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। और तीसरी कोई चीज नहीं हो सकती, बीच का कोई रास्ता नहीं है, या तो लिखा गया या नहीं लिखा गया। अगर नहीं लिखा गया है तो उसमें जांच होनी चाहिए कि किसने इतना गंभीर षड्यंत्र उनके खिलाफ किया है। ठीक है सर, चलिए जपेन जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। पहले से बाकी के मेहमान मौजूद हैं, लेकिन मैं चाहती थी सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया है, हालांकि आप देर से जुड़े। जपेंद्र जी, एक पत्र सामने आया जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह की एक बहुत बड़ी तस्वीर के तौर पर, एक सबूत के तौर पर उस पत्र को कहा जा सकता है, लेकिन अब तक उसे स्वीकार नहीं किया गया, उसे कथित पत्र कहा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? अगर नहीं है, आप सामने आकर स्पष्ट कर सकते थे पत्र मेरे द्वारा लिखा गया नहीं है, ना तो स्वीकारा गया ना ही नकारा गया। तस्वीर उलझन भरी है। अरुण शर्मा जी का भी यही कहना है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो सकता है। लेकिन एक सीनियर नेता के द्वारा इतनी गहरी शिकायतों से भरा हुआ एक पत्र सामने आता है जो अपने आप में बता रहा है कि जो समस्या अब तक कांग्रेस के खेमे में थी उसका अब आगमन बीजेपी में भी हो चुका है। जपेंद्र जी। अरुण जी ने शायद, हमें लगता नहीं है कि कोई तथ्य छोड़ा। पत्र को लिखने वाला पत्र को स्वीकार नहीं रहा, और पत्र के माध्यम से जो इस चुनावी वर्ष में राजनीतिक चर्चाओं का दौर या नैरेटिव फिक्स करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हम इस पे ये भी नाम नहीं ले रहे कि कौन फिक्स कर रहा है, किसी दल का भी नाम नहीं लेते, किसी नेता का भी नाम नहीं लेते, लेकिन जो नैरेटिव फिक्स करने का प्रयास किया जा रहा है उस नैरेटिव के माध्यम से पूर्व विधायक अरविंद पांडे की भी छवि को धूमिल करने का प्रयास है, और उसके माध्यम से अरविंद पांडे के नाम से मुख्यमंत्री धामी जी के ऊपर प्रहार करने की भी साजिश है। तो ये तो तथ्य खेल तो सामने है कि खेल, हाँ बिल्कुल निश्चित। नकारने में क्या समस्या थी? आप कंप्लीट करें उससे पहले मेरा एक सवाल आ गया, मैं माफी चाहूंगा, आपको टोक रही हूँ। नकारने में क्या समस्या? आप कह दीजिए मेरे द्वारा लिखा गया पत्र नहीं है। ये जो एक दूसरे एंगल की चर्चा शुरू हुई ना कि पार्टी के भीतर अंतर्कलह है, ये खत्म हो जाएगी, फिर जांच का विषय हो जाएगा कि भाई किसने किया ये काम। देखिए, हाँ, अब ये पत्र पूर्व विधायक अरविंद पांडे के नाम से लिखा गया है, तो उन्होंने क्या आके स्वीकार करा? नहीं करा। तो जब उन्होंने स्वीकार ही नहीं करा तो उन्होंने ये खेल साफ हो गया। बस यही मेरा भी सवाल है। जब देखिए गरीबाजी हाँ, जब कोर्ट में कोई मुकदमा जाता है और कोर्ट में मुकदमा जाने के बाद फैक्ट, एविडेंस और प्रूफ के माध्यम से जज उस पर निर्णय सुनाता है, और या फिर कोई अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो सो मोटो के आधार पर उस पे केस दर्ज हो जाता है। तो ये तो शासन प्रशासन और सरकार की नजर में आ गया ना मामला। और अब वो पत्र किसने लिखा, कहां से आया, ये आया, उसकी तो जांच अपने आप स्वतः शुरू हो गई कि भाई ये खेल खेलने वाले कौन लोग हैं, अपने हैं, बेगाने हैं, उत्तराखंड के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं या कहीं और के हैं, उसके पीछे उनका मंतव्य क्या है, और इस खेल में कौन कौन शामिल है। इस चुनावी वर्ष में चीजें चलती हैं, लेकिन इसे इसलिए गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, या इसे इसलिए गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है कि पूर्व विधायक अरविंद पांडे के ऊपर जो आरोप लगे, उन्होंने उन आरोपों की जो मतलब पुष्टि करते हुए या पटा पेश करते हुए खुद ही शासन प्रशासन को कह दिया कि भाई अगर ये इनकी ये शिकायत है, मैं तो कह रहा हूं कि ये भूमि ले लो, इनकी भूमि इनको दे दी जाए, इनके नाम चढ़ा दी जाए। उन्होंने अपनी सफाई में जितना कार्य करना था वो काम उन्होंने कर दिया, और अभी भी हमें लगता है कि वो कहीं पे भी सहयोग करने की दृष्टि से या अपने ऊपर लगे आरोपों को में सफाई देने से या उनके भाई क्या कारण है, कौन लोग हैं, वो उससे अभी भी नहीं बच रहे हैं। लेकिन उनके नाम पर इस खेल में, इस पत्र के माध्यम से किन लोगों ने क्या खेल खेला और उसमें सरकार और मुख्यमंत्री को निशाना बनाया जाना,
तो ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है और उस चिंता को सरकार भी समझती है, हमारा कार्यकर्ता भी समझता है, बहुत अच्छी बात है। प्रशासन आप भी उसमें जपेंद्र जी, संज्ञान जपेंद्र ले जी। चुका है और ये चुनावी वर्ष में चीजें चलती हैं। चुनावी वर्ष में हाँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अजूबा है कि इसमें सीधा मुख्यमंत्री के ऊपर प्रहार, मतलब ये किसकी इतनी हिम्मत कि आप साजिश को भी अंजाम दें और साजिश को अंजाम, अरे भाई अगर इतनी हिम्मत है और आपके पास तथ्यों में इतनी जान है तो सामने आकर बोलिए ना भाई। अगर मान लीजिए जपेंद्र जी देखिए, ये आपका एंगल था। जपेंद्र जी, ये आपका एंगल था और ये आपकी सफाई थी। एक नजरिया क्या इसमें हम ये क्यों ना माने जपेंद्र जी? एंगल यही कहता है। नहीं, सुनिए, हम ये क्यों ना माने कि क्या पत्र के बाद दबाव नहीं बनाया जा सकता? अगर इतना ही सब कुछ था, अरविंद पांडे को सामने आना चाहिए था, सीधा कहना चाहिए था मेरे द्वारा लिखा पत्र नहीं है, जांच होगी और जो भी दोषी होगा उस पर काम एक्शन लिया जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। आपने कहा हमने स्वीकारा भी नहीं, नकारा भी नहीं। ये तो बीजेपी कह रही है, अरविंद पांडे तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, है ना? अब आपका पत्र आ गया तो अब समस्याएं सामने सार्वजनिक हो गई, अब बचाव के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। पानी का पानी हो जाएगा, आप उन्हें लाइन पे ले लीजिए। आप हम सब लोग चर्चा नहीं, कर रहे हैं। अरे सिर्फ हमारी बात थोड़ी ना है, हमारी बात थोड़ी ना है, हम इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं। बात है पूरे प्रदेश की, शिकायत मन में रही होगी शायद तभी सामने। अब क्योंकि सार्वजनिक बेइज्जती बीजेपी कैसे झेले? गरिमा जी, आपके तो अधिकार असीमित हैं मीडिया के। आप अभी फोन कॉल मिलाइए, उन्हें लाइन पे ले लीजिए। अभी दूध का दूध, अभी पानी का पानी, क्या दिक्कत है? आप लोगों के पास तो संविधान ने बहुत बड़ी ताकत दी हुई है, ले लीजिए आप अभी। आते हैं आशीष जी आपके पास, हम आते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ में, आपको भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, उनके साथ अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। आशीष सैनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, उनका रुख गलत है। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे? सर, आरोप सीधा तौर पर न सही, लेकिन कहीं ना कहीं किसे निशाने में लिया जा रहा है, पत्र को कथित कहने के बाद, वो आप समझ रहे होंगे, क्या सफाई है? देखिए, पत्र के कथित होने की संभावनाएं 50% है। वह नकली भी हो सकता है और असली भी हो सकता है। नकली होगा तो किसका होगा? हाँ, नहीं, ये हो सकता है किसी का भी, लेकिन मैं इस संदर्भ में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। गरिमा जी, इंदर एक नामधारी ब्रदर्स हैं वहाँ के, जो बड़े अच्छे पुराने खनन माफिया है, जिनका पोंटी चड्ढा मर्डर केस में भी नाम आया था। वो नामधारी जी ने अभी अरविंद पांडे जी की बड़ी तारीफ करी है आज। उन्होंने उनके मोबाइल नंबर से लेके उनके कब कहाँ कौन सी गाड़ियां यूज करते थे, कब क्या करते थे, और आज उनको एक तरह से चुनौती सी देने का काम किया। अब एक व्यक्ति जो पूर्व में खनन का काम करता रहा हो, जिसने एक बड़ी हत्या, बड़े चर्चित हत्या को अंजाम दिया हो, और वो व्यक्ति आज अचानक से भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ सम्मानित विधायक के खिलाफ जहर उगल दे और उस पर सरकार का हाथ हो, तो ये बड़ा गंभीर मामला है। ये पत्र लिखा, ये तो अलग चीज है, पत्र की सत्यता सामने आ जाएगी। पत्र कई बार राजनीति में लोग झूठे भी बना देते हैं, एआई से बन रहे हैं, लेकिन नामधारी जी का बयान जो आया है सामने अरविंद पांडे जी की, जिन्होंने कलई खोलने की और उनकी गर्दन मरोड़ने की कोशिश की है, ये इसलिए गंभीर है क्योंकि राज्य की सरकार के एक सम्मानित विधायक के खिलाफ है। कल को भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को कुचलने के लिए, चाहे वो उनके पार्टी के अंदर के क्यों ना हो, अगर गलत तरीकों का सहारा लेगी तो कांग्रेस पार्टी हमेशा इसका विरोध करेगी। एक बिल्कुल मूल सिद्धांत है कि आप राज्य, आपकी मत भिन्नता हो सकती है, आपकी वैचारिक भिन्नता भी हो सकती है, लेकिन आप संविधान को तोड़कर बिल्कुल दमन पर उतर आए तो ये सही नहीं है। अरविंद पांडे जी के अतिक्रमण पर एक चिट्ठी नोटिस के रूप में दी गई थी। आज तक वो चिट्ठी का क्या हुआ, वो निर्माण अवैध था या वो चिट्ठी अवैध थी, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली। अरविंद पांडे जी सरकार के खिलाफ मुखर है। जब वो यहाँ पर अमित शाह जी आए, तो जब कुछ लोग उनसे मिलने जा रहे थे तो शाह जी ने थोड़ा सा उनको टाइट किया, तो वापस उनकी रैली में आकर खड़े हो गए। उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी हैं और उसमें और भी लोग थे। वो लोग अरविंद पांडे जी से मिलने जा रहे थे। अरविंद पांडे जी की आवाज बात कहते हैं
तो किसी के पक्ष विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन इतना सरकार को झुक जाना, इतना गिरकर काम करना कि वो सच्चे झूठे मुकदमे करे, इस प्रकार की चिट्ठियां लिखा जाना, अगर लिखी है तो स्थिति में मानता हूं कि ये सरकार के लॉ एंड ऑर्डर और उत्तराखंड की सरकार के इकबाल को चैलेंज करती है। सरकार को इसमें स्पष्टीकरण करना चाहिए। यदि अरविंद पांडे जी को, मुख्यमंत्री जी जब इतनी सारी डील बना रहे हैं विधायकों के साथ, तो एक डील अरविंद पांडे जी के साथ ही बनवा ले, उनको घर पर बिठाकर चाय पिला दे और जो उनके विचार है वो जो जहां असहमति है वो बना ले। लेकिन 47 विधायकों के बहुमत होने के बावजूद भी सरकार यदि बिल्कुल तानाशाही पर उतरी हुई है और किसी से बात करने को तैयारी नहीं है, चाहे वो उन्हीं की पार्टी के विधायक हो, तो मामला गंभीर इसलिए है कि हम लोग ठीक है, जो लोग दूसरी पार्टी के विधायक हैं नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं। ठीक है सर। अरविंद जी, अरे माफ कीजिएगा, आशीष जी आपकी बात आ गई है, दीपक जी को हम सुनेंगे। जपेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं इसके बाद आपको ही सुनूंगी, लेकिन जपेंद्र जी आपको ही बता दें कि आप लगातार कह रहे हैं कि अरविंद पांडे जी से संपर्क किया जाए। हम प्रयास कर रहे हैं, अरविंद पांडे जी फोन नहीं उठा रहे, और ये सिर्फ हमारा नहीं, कभी भी मीडिया में अब तक उनकी इस पत्र के बाद कोई भी औपचारिक बाइट नहीं आई है। अगर उनके हमने तो आपको सलाह दी थी कि नहीं, आपकी सलाह से पहले हम उस पर कार्य कर रहे थे, आपकी सलाह से पहले हम उस पर कार्य करते हैं, लेकिन लगातार फोन मिलाने के बाद भी अरविंद पांडे जी फोन नहीं उठा रहे हैं, और मीडिया में खुलकर सामने आकर मुझे लगता है चर्चा खत्म हो जाएगी। अरविंद पांडे जी की प्रतिक्रिया के आने के बाद ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। उनका पत्र नहीं है जो अपने आप में हम भी चाहते हैं कि वो स्वीकार कर लें। ठीक है जपेंद्र जी, ठीक है। जपेंद्र जी का फोन क्यों नहीं उठा रहे वो? आशीष जी, एग्जैक्टली। और पार्टी के अंदर तो बहुत सारी और भी बातें चल रही कि भैया संपर्क करना ही कौन चाहता है ना, तो वो बातें तो खैर हम नहीं यहाँ पर डिस्कस करेंगे। खैर प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ में दीपक रावत जी हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। क्या कहना चाहेंगे सर? सफाई से सब कुछ साफ हो जाएगा, आखिर क्यों अरविंद पांडे सच नहीं बोल रहे हैं? या ये कह ले कि भाई अगर झूठ है तो उसको झूठ कह दीजिए, आप स्पष्ट कह दीजिए, हम खुद ही समझ जाएंगे कि भाई किसका है, फिर जांच का विषय शुरू हो जाएगा। यहाँ तो ये है ना कि आप एक पल को ये सोच लीजिए, चलिए सत्ता पक्ष ने नकार दिया कि अरविंद पांडे का द्वारा लिखा ये पत्र नहीं है, अगर है उसके बाद कितने सारे सवाल उठे उस पत्र के बाद, अगर है क्या प्रोबेबिलिटी उसकी नहीं है? क्या ये साबित हो गया है कि उनके द्वारा नहीं लिखा है? देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतृत्व हो, अभी हमारे दीपेंद्र भाई बोल रहे थे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब ये उस भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उस तरह से है जिसने गरम गरम दूध मुंह में डाल दिया हो, और अगर वो उठता है तो गला जलेगा, सूखता है तो दूध गिरेगा। ये है दूध का दूध और पानी का पानी। और ये स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कहावत बना दी आपने। कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के लगा। इसके अलावा दूसरी कहावत नहीं है। आपने कहावत है दीपक जी, कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। नहीं सर, एक कहावत ये भी है, जपेन जी सुनिए, नहीं जपेन जी, ये नई कहावत नहीं है, सोने का हंसिया ना निगला जाए ना उगला जाए, ये भी कहावत है। वो कहना चाह रहे थे, वो कहना चाह रहे थे। आपकी भी कहावत आ गई। ये सत्य है, ये सत्य है। आप ये नई नहीं है, ये बिल्कुल नहीं जा रहे, हमें कहावतें याद आ रही है। नहीं तो ये क्योंकि मौके पर फिट बैठ रहे हैं सर, तो आदमी अपनी बात इन्हीं के माध्यम से कहेगा। तो हमने तो कहा भाई आप फोन मिलाइए, अभी दूध का दूध पानी का पानी। बात हमने उस पर भी कहा कि भाई अरविंद पांडे जी क्यों खुलकर नहीं, हम आपको क्या लग रहा है, हम लगातार अरविंद पांडे से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके टीवी पर बैठने से पहले आप भी आज देरी से जुड़े, मैं चाहती थी आपका पहला रिएक्शन है, दीपक जी आती हूँ, लेकिन आप देरी से आए, हमने अरुण जी को सुना, हम उससे पहले से प्रयास कर रहे हैं। उनका स्पष्टीकरण, उनकी एक बात सब कुछ साफ कर देगी, ये चर्चा यहीं खत्म हो जाएगी सर, इसे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस एंगल पर जिस पर हम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अरविंद पांडे सामने नहीं आ रहे, इसलिए तब तक कई सारे सवाल खड़े होंगे, लिखा उनके द्वारा गया हो या ना लिखा गया हो, दोनों पर बातचीत होगी, तो वहां पर अटकी हुई है चीज। अरविंद पांडे सामने आए ना, क्यों मीडिया का फोन नहीं उठा रहे हैं? हमें तो जानकारी मिल रही, सत्ता पक्ष से भी वो बात नहीं कर रहे हैं। खैर दीपक जी को अब सुन लेते हैं, फिर आएंगे जपेन जी, आपके पास ही आएंगे। गरिमा जी, जपेंद्र भाई से इस चीज की उम्मीद नहीं थी, और क्योंकि वो आज उनकी स्थिति उसी प्रकार से है कि गला जलाएं या दूध को भाग फेंकें। पर मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, यानी वो ये कह रहे हैं कि ये पत्र अरविंद जी ने नहीं लिखा, मतलब नकार नहीं रहे इस बात को कि ये पत्र अस्तित्व में है ही नहीं, इस बात को नहीं नकार रहे।
इसका मतलब एक बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या तमाम इनके नेतागण हो, एक चीज तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि पत्र का अस्तित्व है। ये पत्र किसके द्वारा लिखा गया, इसकी छानबीन करवाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं अरविंद जी ने नहीं लिखा, अरविंद जी ने नहीं लिखा। अरे भाई जब अरविंद जी ने नहीं लिखा नहीं तो ये कहकर वो विपक्ष पर भी तो निशाना साध सकते हैं। भाई उनकी पार्टी की छवि को बदनाम करने का काम कौन करेगा, विपक्षी। पर निशाना नहीं साधा, हमने तो ये कहा कि साजिशकर्ता बेनकाब होंगे। हाँ ठीक है, साजिशकर्ताओं के आती हूँ जपेन जी। अरे जपेन जी मैं आती हूँ, उसके बाद आती हूँ सर, एक एक करके प्लीज सर, प्लीज प्लीज। आशीष जी आप भी रुकिए, दीपक जी को कंप्लीट करने दीजिए। नामधारी को गरिमा जी, पत्र के ऊपर आपने डिबेट रखी हुई है। पत्र की तीन स्थितियां हो सकती है। अरविंद पांडे जी ने लिखा, या तो वो स्वीकारे, या अरविंद पांडे ने नहीं लिखा, इसको अस्वीकारे। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कर रहे हैं। एक तीसरी चीज है, क्या ये कूट रचित है? इसके बाद अगर कूट रचित है, यानी किसी ने भारतीय जनता पार्टी की छवि हो जिसकी दुहाई जपेंद्र जी दे रहे हो, या मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने की हो जिसकी दुहाई जपेंद्र जी दे रहे हैं, या स्वयं अरविंद पांडे की छवि हो, यदि कूट रचित है तो भाई पुलिस आपके पास है। विपक्ष के अध्यक्ष ने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली इस मामले में, आप मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? यदि ये कूट रचित है तो एक चीज तो आप समझ लीजिए कि ये जो पत्र सार्वजनिक हुआ है ये कूट रचित नहीं है, इसका अस्तित्व है। अब सवाल नंबर दूसरा सवाल जो इसमें उठता है वो ये उठता है गरिमा जी, ये पत्र कहां से आया? विपक्ष के पास भी आया हो, सार्वजनिक आया हो, कहां से आया है? मैं उन तथ्यों पे जा ही नहीं रहा हूं जो उस पत्र में लिखे गए। भारतीय जनता पार्टी कब तक छुपाएगी अपने कुकर्मों को उस पत्र के माध्यम से? अरे भाई साहब, हो सकता है आपने वायरल कर दिया हो। अब देखिए भाई जो चीज वायरल हुई है, वायरल कहां से हुई है? हो सकता है आपने वायरल करा दी हो। आपके बुद्धि हरण हुई क्या जो विपक्ष में इस तरह के आरोप लगा रहे हैं अपने? चलिए ठीक है सर, ठीक है। वो जो अंदरूनी बातें वो किसने बताई होंगी? ठीक है आशीष जी, अरे आशीष जी मैं आती हूँ। ठीक है, अब अरुण जी को सुन लेते हैं। जपेंद्र उत्तराखंडी जी ने बनाया। चलिए ठीक है, एक दूसरे पर आरोप लगाने से यहाँ पर फायदा नहीं है, तस्वीर स्पष्ट कराइए जपेन जी। ठीक है दीपक जी। हाँ, यदि कूट रचित है, यदि कूट रचित है, किसी ने किसी की छवि खराब करने के लिखा, तो सरकार आजाद है, स्वतंत्र है, आप उस पर केस करिए। लेकिन आप जवाब क्या दे रहे हैं कि ये अरविंद पांडे जी करेंगे। साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। साजिशकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, निश्चिंत रहे। ठीक है। पकड़े गए क्या? चलिए ठीक है आशीष जी और दीपक जी आप शांत हो जाइए। अरे जपेन जी मैं आती हूँ, आपके पास आती हूँ। ठीक है जपेन जी मैं आती हूँ। अरुण जी काफी देर से शांत है, सब कुछ सुन भी लिया होगा उन्होंने, उनका रिएक्शन। जपेन जी मैं आती हूँ आपके पास, परेशान मत होइए। किसका खेल है? ठीक है जपेन जी मैं आती हूँ। अरुण शर्मा जी का रुख कर लेंगे। अरुण जी सबको सुन लिया अब तो आपने, बीजेपी की सफाई से आप संतुष्ट हैं क्या? देखिए हाँ, अब जपेन भाई ऐसी जगह पे बैठे हैं हाँ, कि उनको पार्टी का बचाव करना ही है और वो बखूबी उस अपने रोल को निभा रहे हैं। हाँ, लेकिन देखिए सवाल बहुत सारे हैं इस पत्र के पीछे। हाँ, अगर फर्जी है तो पहली चीज अरविंद पांडे को खुद आके मुकदमा लिखाना चाहिए, क्योंकि आखिर में उनके नाम का गलत इस्तेमाल हुआ। जैसे जपेन भाई कह रहे हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी के नाम का भी गलत इस्तेमाल हुआ तो भारतीय जनता पार्टी भी मुकदमा लिखा सकती है, अरविंद पांडे भी इसको नकार सकते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि जिस शख्स के नाम से ये पत्र जारी हुआ अरविंद पांडे, वो कहाँ है? वो आखिर पर्दे के पीछे कौन सा रोल निभा रहे हैं? देखिए ये निश्चित बात है, इसको कोई स्वीकारे ना स्वीकारे, लंबे समय से अरविंद पांडे और भारतीय जनता पार्टी के जो हम सरकार कहें, संगठन कहें, इनके बीच में सब कुछ अच्छा नहीं है, ये सबको पता है। अब उसको नकारने से कोई फायदा नहीं है। और हम तो अभी परसों विशेष सत्र था, बहुत देर तक अरविंद पांडे हमारे साथ बात कर रहे थे, हमने बहुत चीजें कुरेदने की कोशिश करी, लेकिन वो पुराने पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन जो उनके हाव भाव थे वो बहुत कुछ कह रहे थे। तो ये देखिए, क्योंकि मूल में अरविंद पांडे हैं इस पत्र के, तो उनको आगे आना होगा, और अगर वो नहीं आते
तो कहीं ना कहीं उंगली उनकी तरफ भी उठेगी, ये बहुत साफ है। ठीक है, अब उसको ये राजनीति देखिए, कांग्रेस का बिल्कुल सही स्टैंड पे जा रही है, उनका काम है वो राजनीति करना। आखिर में एक ऐसा पत्र वायरल हो गया जिसमें मुख्यमंत्री पे आरोप है, संगठन पे आरोप है, तो आखिर कांग्रेस को तो मौका मिल गया ना। अब या कांग्रेस ने खुद में वो मौका लपक लिया, दोनों चीजें। लेकिन कुछ भी हो, आज की स्थिति में कांग्रेस इस मामले में फायदे में है, भारतीय जनता पार्टी को सफाई देनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, आगे मैं अरविंद पांडे, आप ये तो भारतीय जनता पार्टी की ड्यूटी थी कि अरविंद पांडे को बाहर निकालते, ये किसी चैनल की ड्यूटी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की ड्यूटी सवाल है। आती हूँ जपेन जी, मैं बस आती हूँ, कंप्लीट कर लेने दीजिए उनको। हमारा अरुण भाई से एक सवाल है। हाँ, नहीं, गरिमा से पूछिए ना, एंकर वो है, मैं नहीं हूँ। नहीं, आप एंकर नहीं हैं, लेकिन आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे प्रदेश के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारा क्या हम इस नाते आपसे एक सवाल के भी अधिकारी नहीं है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बोलिए आप। अरुण भाई, पिछले बहुत लंबे समय से आप देख रहे हैं कि किस तरह से बार बार सरकार को और युवा मुख्यमंत्री को निशाना बनाने का प्रयास किसी ना किसी स्तर से होता रहा है। कभी इधर से चक्रव्यूह बुना जाता है, कभी इधर से बुना जाता है, कभी उधर से बुना जाता है। तो ये तो इस प्रदेश की राजनीति की परिणति बन गई है कि किसी भी मुख्यमंत्री को काम ढंग से नहीं करने देना। तो क्या आप इससे इनकार करते हैं कि ये जो साजिशों का दौर है ये बहुत पुराना है, उसमें करैक्टर बदलते रहते हैं, उसमें तरीके बदलते रहते हैं, उसमें जो है मौके की तलाश में रहते हैं। विपक्ष तो अपना काम करता है, लेकिन क्या आप इन चीजों से इनकार कर सकते हैं कि जिस तरह पहले साजिशें हुई और इसी तरह से ये एक नई साजिश है? ठीक है जपेन जी, मैं आती हूँ आपके पास। अरुण जी, आप जवाब देना चाहते हैं? बिल्कुल। मैं कहूं कि अगर ये साजिश है तो जनता पार्टी और अरविंद पांडे दोनों को सामने आना चाहिए। आखिर जवाब कौन देगा? चलिए, दोनों मुकदमे लिखाइए ना, और इसकी जांच कीजिए, पुलिस आपकी, प्रशासन आपकी, आपको जांच कराने में क्या दिक्कत है? ठीक है, बिल्कुल। अरुण जी, आपने कम शब्दों में अपना पूरा जवाब दे दिया। और जपेन जी, अभी आप कहावतों का जिक्र कर रहे थे, एक कहावत ये भी है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अब आप सोचेंगे मैंने क्यों कहा, मैं क्योंकि आपने जिक्र किया कि मेरी भी कहावत आ गई, इसलिए मैं फिर आपको एक कहावत के माध्यम से अपनी बात कहने का प्रयास कर रही हूँ। आपने अपने नजरिए से इस पूरे मुद्दे पर एंगल निकाला, ठीक है, आप जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप सत्ता पक्ष से हैं, आपका उस नजर से सोचना बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप उस प्रदेश के नागरिक भी हैं और मैं एक पत्रकार हूं। मेरे नजरिए से क्या ये नहीं, भाई सिर्फ दो ही चांसेस है ना, प्रोबेबिलिटी दो ही है, या तो पत्र अरविंद पांडे का है या तो नहीं है। हम ये कह रहे हैं, दो ही रास्ते हैं, या तो है और या तो नहीं है। आप भी मुझे प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए, या तो है या नहीं है। अगर नहीं है, अरविंद पांडे का नाता हमसे ज्यादा आपसे है, अरविंद पांडे का नाता हमसे ज्यादा आपसे है। हम सिर्फ उनसे सवाल मीडिया के नाते पूछ सकते हैं। आपकी पार्टी की छवि खराब हो रही, आपको चाहिए अरविंद पांडे को लेकर बाहर आना चाहिए, मीडिया के सामने उनसे बाइट दिलवानी चाहिए, गरिमा जी स्पष्ट कराना चाहिए। हाँ, अब हम बोलिए। इस प्रदेश में ये हाल हो गया है कि पहले आपने देखा जो सवाल अभी हमने अरुण जी से करा, लेकिन यहां तारीफ करनी पड़ेगी प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री की कि उन्होंने सारा कड़वा कड़वा कड़वा, जो अभी आपने कहावत सुनाई ना, मीठा मीठा गपवा कड़वा कड़वा तू तू, तो ये इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री की हिम्मत है कि सारा कड़वा 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 वो जो है अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहे हैं, वो कड़वे को नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब मीठा 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 जहां जा रहा हो जाए, लेकिन कड़वा कड़वा सारे मुख्यमंत्री के हिस्से में आ रहा है और मुख्यमंत्री उस सारे कड़वे को स्वीकार कर रहे हैं। और दूसरी बात का आपका जवाब, एक कहावत और है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। रुकिए, सुनिए भाई, आशीष जी रुक जाइए, कहावत तो सुन लीजिए। आशीष जी मैं आती हूँ, आशीष जी आती हूँ। हाँ बोलिए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएंगे? अरविंद पांडे जी को सामने आकर जवाब देना पड़ेगा। ये उनके राजनीतिक भविष्य का भी सवाल है, ये उनकी क्रेडिबिलिटी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रति संपन्न और ईमानदारी का भी सवाल है। अगर अरविंद पांडे जी इस घटनाक्रम का और इस झूठे लेटर के ऊपर नहीं जवाब देते तो ये उनके राजनीतिक भविष्य के ऊपर और उनकी राजनीतिक पर्सनैलिटी के ऊपर भी सवालिया निशान लगने वाले हैं भविष्य में।
चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री की तारीफ हो गई, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे थे। मेरा सवाल कुछ और था। तो आप देरी क्यों कर रहे हैं? सुनिए, आप देरी क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री की तारीफ हो गई। अगर हमने तो आपकी कहावत का जवाब दिया। हाँ। भाई प्रदेश में एक मैंने आप लोग उस पत्र में जपेन जी, मैं आपको बताऊं, मैं उस पत्र में लिखी बातों पर तो अभी ज्यादा जा ही नहीं रही हूँ। स्वीकार नहीं कर रहे हैं जपेन जी, को स्वीकार करने के बाद भी निरंतर काम कर रहे हैं। जपेंद्र जी, मैं उस पत्र के भीतर लिखी बातों पर तो वाकई में ज्यादा जा ही नहीं रही हूँ। मैं पहले तो यही स्पष्ट कर लूं कि भैया पत्र लिखा किसने है। आप लोग वो उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अंदर आएंगे तब तो और ज्यादा तार खुलेंगे, फिर तो बहुत कुछ खुलेगा। पहले तो आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो रही है, अगर नहीं कोई कराएगा तो हम कराएंगे। क्यों कोई नहीं कराएगा? आप क्यों कोई नहीं कराएगा? क्यों कोई नहीं कराएगा? अरविंद पांडे को क्या दिक्कत है? आप तो कह रहे हैं अरविंद पांडे ने नहीं लिखा, कराए ना अरविंद पांडे एफआईआर। जवाब दे दिया ना, बिल्कुल अज्ञात के खिलाफ एफआईआर होगी। तो कह दीजिए कि अरविंद पांडे ने लिखा है, भैया पार्टी में है प्रॉब्लम, क्या समस्या है? स्वीकार करने में बहुत बड़े दल हैं जहां 4 लोग होते हैं, ये होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। स्वीकार करने में भी समस्या है, क्योंकि अंतरकलह को लेकर तो कांग्रेस को कोसते आए लंबे समय से, अब वो भी समस्या कैसे उसको कहा जाए। खैर, आशीष जी कुछ कह रहे हैं। हाँ आशीष जी बोलिए। देखिए, मैं 2 चीज मैंने रखी थी। नंबर 1, इंदर सिंह नामधारी का बयान, उसके बारे में जपेन जी ने शायद या तो वो उनको जानते नहीं है या फिर उन्होंने वो बयान सुना नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक रूप से भी, वैचारिक रूप से भी और जो काम कर रही है उस रूप से भी वो दोगली पार्टी है। वो एक चेहरा कुछ और बोलता है, दूसरा चेहरा कुछ और बोलता है। ये हर मुद्दे पे इस पे भी है। जब इंदर सिंह नामधारी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं, बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं, और ये सारी लड़ाई अवैध खनन को लेकर के है। ये बात मुझे तो मालूम है, अब जपेंद्र जी को क्यों नहीं मालूम, ये समझ में नहीं आ रहा। और आपने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी कड़वा भी खा रहे हैं, मीठा भी खा रहे हैं। भैया आप एक कहावत मैंने इसीलिए बीच में कही कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएंगे। तो जब आप खुद ही अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र के बुने का काम करेंगे तो षड्यंत्र की प्रतिक्रिया में इस तरह की रिएक्शन आएगी। लोग अपनी शिकायत पार्टी के अंदर भी करेंगे। बबूल का वृक्ष तो कांग्रेस ने बना दिया है, अब क्या करें? यहाँ तो नहीं, ये बात मैं आपकी इस बात से सहमत, कुछ अच्छा काम कर लें। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। पूरे प्रदेश की राजनीति को बबूल का वृक्ष बना के छोड़ दिया। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से, क्योंकि बहुत सारे बबूल निकलकर भाजपा में चले गए हैं। आपके पार्टी में बहुत सारे बबूल गए हुए हैं। ठीक है, आप उनको सिर पर लेकर नाच रहे हैं, उनको खाद पानी दे रहे हैं, वो ऐसी हरकतें होंगी वहां पर। हमने तो अपना खेत साफ कर लिया, खरपतवार निकाल दी, हमारे यहाँ तो बढ़िया फसल हो रही है। अब आप अपने यहाँ देखिए, वहां तो सबसे पहले तो भाजपा साफ हुई है। अब आप वैसे ये तंज है, वैसे ये तंज है आशीष जी, लेकिन सटीक बिल्कुल है। प्रवक्ता आया। वैसे जपेन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद बीजेपी के लोग ऑफ कैमरा ये बात कहते हैं। 3-4 बार आप हमारे साथ जपेन जी खुद बीजेपी के लोग ये बात कहते हैं कि बीजेपी आधी से ज्यादा कांग्रेस हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई, बीच में कांग्रेस के प्रवक्ता ही चल रहे थे। हाँ। आपके पास तो प्रवक्ता भी नहीं बचे। अरे आशीष जी, अब ये वाला ज्यादा हो गया, ये वाला ज्यादा हो गया। मैं रोकूंगी, मैं उनको टोक रही हूँ तो मैं आपको भी रोकूंगी। नहीं, ये वाला ज्यादा हो गया। अभी आपने कहा ना कि हमने खरपतवार डाल दिया। जितनी बड़ी संख्या में दल बदल हुआ है ना चुनाव से पहले, जितनी बड़ी संख्या में दल बदल हुआ है, प्रवक्ता के लिए आपको जूझना पड़ेगा ना। ये आरोप आप बीजेपी पर नहीं लगा सकते। यहाँ मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि आप ही ने कहा ना खरपतवार सब आपने भेज दिया। अब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू अब आप पर भी फिट हो रहा है। ये गलत बात है। बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ, हमारा जो कड़वा था हमने निकाल दिया बाहर। हाँ, तो वो उनके पास सर्फ एक्सेल है, उनके पास है, सारे दाग साफ है। हमारी हुई। चलिए बीजेपी के साथ जो रस्साकशी हुई, हमारा कड़वापन, हमारा कसलापन, हमारा सब खराब चीज निकल गई बाहर। अब अच्छा रह गया है। चलिए ठीक है आशीष जी और जपेन जी, चलिए ठीक है, हो गया। ये बबूल का वृक्ष कांग्रेस के बोया हुआ है। चलिए जपेन जी, मैं आती हूँ। आशीष जी आप भी शांत हो जाइए। आशीष जी और जपेन जी दोनों ही शांत हो जाइए। चलिए अरुण जी का रुख करेंगे, फिर दीपक जी के पास जाएंगे। अरुण जी,
बहुत बड़ा फेरबदल हुआ। अभी एक बात कह गया आशीष जी कि भाई हमने खरपतवार साफ कर दिया, बीजेपी में चली गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने बड़ी संख्या में लोगों का स्वागत किया, अपनी पार्टी के कुनबे को बढ़ाया, लेकिन अब वही कुनबा बढ़ना भी कहीं ना कहीं समस्या भी देता है। जितने ज्यादा लोग होते हैं उतनी ज्यादा समस्याएं भी होती हैं। तो ये वाला आरोप तो आशीष जी का खैर मैं सिरे से पूरा नकारना बिल्कुल सही समझूंगी और वो सत्य भी है, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि बीजेपी के लोग ऑफ कैमरा ये कहने लग गए हैं कि बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस हो चुकी है, क्योंकि सारे तो कांग्रेसियों को उन्होंने शामिल कर लिया है। अरुण जी, इंदर सिंह नामधारी पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। आज भी बार-बार उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अभी उस पर नहीं जाएंगे। हाँ, 3 महत्वपूर्ण लोग भाजपा में शामिल हुए हैं। हाँ। आज भी। और देखिए ये तो क्योंकि अब चुनाव आएंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा, कोई उधर से इधर आएगा, कुछ इधर से उधर भी जाएंगे। जिसकी संतुष्टि कहीं एक जगह नहीं हो रही वो दूसरी जगह चल जाता है। आज की तारीख में अगर कोई विचारधारा की बात करे तो मुझे लगता है कि वो अपने आप को ही धोखा दे रहा। कोई विचारधारा नहीं है, केवल मलाई धारा है। ठीक है, मलाई जहां से मिलेगी वहां आदमी घुस जाएगा। ठीक है सर। दीपक जी, कंप्लीट कर लीजिए आप। अरुण जी आप कंप्लीट करिए। नहीं, लेकिन मैं कह रहा था, हम बात अरविंद पांडे के मुद्दे पे कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर या तो अरविंद पांडे को सामने आके जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो यही माना जाएगा कि ये पत्र उन्हीं की तरफ से जारी किया। ठीक है सर, बिल्कुल। बहुत छोटी सी चीज है, सफाई दे दीजिए, स्पष्ट कह दीजिए हमने नहीं किया, आप आगे जांच बिठाइए, सब कुछ खत्म हो जाता है। चलिए हमने इस एक एंगल पर काफी देर चर्चा की। अगर नहीं भी है, जैसा बीजेपी ने कहा कि भाई ये प्रोपेगेंडा है कांग्रेस पार्टी का, साजिश है, उन्होंने नाम नहीं लिया जपेंद्र जी ने, लेकिन बहुत स्वाभाविक है कि भाई अगर उन्होंने नहीं लिखा तो छवि खराब करने के लिए आपके विपक्षी विरोधी ही लिखेंगे। दीपक जी, ये इस स्तर की राजनीति ठीक नहीं है। अगर अरविंद पांडे ने 1% भी अगर उसकी प्रोबेबिलिटी हम माने, और अगर ये विपक्षों की ओर से किया गया काम है तो बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए दुविधा इसी बात की है कि वो ये स्वीकार ही नहीं कर रहे कि ये पत्र किसकी तरफ से आया है। वो कह रहे हैं अरविंद पांडे की तरफ से नहीं है। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि ये पत्र झूठा है। आपने एक बार भी बोला आपके नाम लगा, आपने तो नहीं लिखा ना दीपक जी। कांग्रेस के अध्यक्ष ने सार्वजनिक बयान दिया इस बारे में। आपके अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, आपके अध्यक्ष का बयान भी मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा। उन्होंने ये कहा कि ये पत्र झूठा है। उन्होंने ये कहा कि इस पत्र का कूट रचित है, इसकी दुर्भावनाओं से ये पत्र सार्वजनिक किया गया है, ये बोला उन्होंने। बोला इसका मतलब यह है कि आप किसी ओप की स्थिति में हैं कि इस पत्र को स्वीकार करें या नकारें। और क्योंकि ये पत्र जिसकी तरफ से आ रखा है, अरविंद पांडे जी की तरफ से, स्पष्टीकरण उनको देना है। और अगर मैं उस पत्र के तथ्यों में चले जाऊं तो जिस अनुशासन की गुणगान भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता और नेता करते हैं, दिखता है कि संगठन के अंदर किस प्रकार गुट बने हुए हैं, संगठन किस तरीके से अपने जो चाहते हैं उनको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया बढ़ाता है, और जो उनकी बातें नहीं सुनते, जो उनके सामने दीवार बनने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए किस प्रकार से उनके परिवार के प्रति, उनके छवि के प्रति धूमिल करता है। ये वो पत्र सार्वजनिक कर रहा है। अब उस पत्र के अंदर के तथ्यों के बारे में क्या है, विपक्ष के ऊपर कुछ नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा विधायक, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, उसके ऊपर उसको आरोप लगा रहा कि मेरी सरकार मेरे ऊपर इस प्रकार के कार्य कर रही है, मुख्यमंत्री पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो। उसमें तो आप बात ही करना नहीं चाह रहे। इतना बड़ा आरोप लगा हुआ है, सुशासन की बात आप करते हैं, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं, जिस मुख्यमंत्री की आप धोखे दे रहे हैं, साजिशों के ऊपर ही तो बात कर रहे हैं। आज से साजिशें हो रही हैं, सबसे बड़ी छवि तो आज से साजिशें हो रही हैं। यदि वो पत्र सार्वजनिक हो गया है और ये साबित हो जाए जपेंद्र भाई कि वो पत्र सही है, तो याद रखिए जिस छवि को आप गढ़ रहे ना धाकड़ धामी जी की, वो धाकड़ धामी जी की जिस चेहरे को लेकर आप 2027 में जा रहे हैं, सबसे ज्यादा खतरा आपको इसी बात से रहेगा। चलिए ठीक है, जल्दी से उनका रिएक्शन। ठीक है, जपेन जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जपेन जी, ये तो तय हो गया कि विपक्ष के रूप में चाहे यूकेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, या और कोई भारतीय जनता पार्टी विरोधी हो या मुख्यमंत्री विरोधी हो, साजिशों का दौर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर इस प्रदेश में एक शगल बन के रह गया है।
और निश्चित तौर पर आप ये यकीन मानिए कि अब तक भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली और प्रयासों ने इन साजिशों को विफल करा है और इस साजिश का भी पर्दाफाश होगा छवि धूमिल करने की। और निश्चित तौर पर इस बार जो साजिशकर्ता सामने आएंगे उनके खिलाफ मुकदमे ही नहीं, ये किसी की छवि को धूमिल करने पे मानहानि भी झेलनी पड़ती है। और इस तरह से आपने मजाक बना लिया कि आप चलिए चुनावी वर्ष में हम ये मान लेते हैं कि चुनावी वर्ष में ये होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के साथ तो 3 वर्षों में कितनी बार अटैक हुए, है ना, कितनी बार उन्हें कड़वा कड़वा परोसने का प्रयास हुआ। और एक व्यक्ति निरंतर राज्यसभा में भी विरोधी कर रहा है, चाहे वो खनन का राज्यसभा हो, चाहे वो आबकारी का राज्यसभा हो, और कितने लोगों की वहां से आमदन बंद हो गई। तो ये भी एक कांग्रेस वो इस खेल में माहिर थी। कांग्रेस ने इसे नेताओं की आमदन का साधन बनाया था और भारतीय जनता पार्टी ने इसे राज्यसभा का साधन बनाया। तो ये खेल तो ये चलते रहेंगे, लेकिन इन खेलों का जिस तरह से पहले पर्दाफाश हुए हैं, पहले विफल हुए हैं साजिशें, तो भविष्य में भी इस तरह की साजिशें निश्चित तौर से विफल होंगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि साजिशकर्ताओं के खिलाफ सरकार को थोड़ा कठोर होना पड़ेगा और ये शायद आवश्यकता उत्तराखंड की भविष्य की राजनीति के लिए महसूस होने लगी। ठीक है सर, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम बातचीत के लिए। लेकिन आखिर इस पत्र की सच्चाई क्या है, ये तो अरविंद पांडे के सफाई देने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि एक तरफ सत्ता पक्ष है जो इसे नकार रहा है कि अरविंद पांडे के द्वारा नहीं लिखा गया, इसे कथित पत्र कह रहा है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष इस पत्र के भीतर लिखी गई बातों को लेकर लगातार मुद्दा उठा रहे हैं। देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।